नमस्कार, आई एनालिसिस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। आज संविधान दिवस है और देश भर में इस मौके पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर कांग्रेस ने भी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें कांग्रेस नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फिर संविधान रक्षा का वही पुराना गाना सुनाया। राहुल गांधी ने कहा कि जहां हमारी सरकार आएगी वहां जातिगत जनगणना कराएंगे। हम ये तेलंगाना में कर रहे हैं, बाकी राज्यों में भी करेंगे। राहुल ने कहा कि अगर हिंदुस्तान की जनगणना को देखें तो 15% दलित हैं, 15% अल्पसंख्यक हैं, लेकिन पिछड़े वर्ग के कितने हैं ये नहीं पता। पिछड़ा वर्ग 50% से कम नहीं है। 15% दलित, 8% आदिवासी, 15% अल्पसंख्यक, 90% हिंदुस्तान की आबादी इन वर्गों में से आई है और वो इन्हें न्याय दिलाकर रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी का माइक बंद हो गया और इस पर उन्होंने कहा कि देश में 3000 साल से दलितों की, आदिवासियों की बात करता है, उसका माइक ऑफ हो जाता है। तो चलिए इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। ये हिंदुस्तान का सत्य है और ये अहिंसा का रास्ता दिखाता है। तेलंगाना में हमने कास्ट सेंसस का काम शुरू किया और वो ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज नहीं है। पहली बार कास्ट सेंसस को तेलंगाना में जनता की एक्सरसाइज बना दिया गया है। बंद कमरे में 10-15 लोग नहीं चुन रहे हैं, वो लाखों लोग, उसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब जनरल कास्ट के लोग, माइनॉरिटी के लोग, सब लोग हैं। और तेलंगाना की जनता ने सेंसस डिजाइन किया है। ऐतिहासिक कदम है और जो हम तेलंगाना में कर रहे हैं, जहां भी हमारी सरकार आएगी, जिस स्टेट में, चाहे कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, और आने वाले समय में जहां भी हमारी सरकार आएगी, हम उसी प्रकार से जाति जनगणना को करेंगे। तो संविधान दिवस के अवसर पर कांग्रेस नेता और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने फिर संविधान रक्षा और जातिगत जनगणना की बात उठाई और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए पवन पटेल जी, जो कि सचिव है, बीजेपी से मीडिया पैनलिस्ट ब्रजराज सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। पवन जी, सबसे पहले मैं आपका ही रुख करना चाहूंगी और सवाल मेरा आपसे ही है कि कोई भी मुद्दा हो वो ओटीपी टाइप का होता है, वन टाइम पासवर्ड। चाहे वो हमने ये देखा कि राहुल गांधी अगर मुद्दा उठाए हैं, चाहे लोकसभा चुनाव में उन्होंने जो मुद्दा उठाया था जातिगत जनगणना का, संविधान पर खतरा, यही जो नैरेटिव था उनका लोकसभा चुनाव में भी था। झारखंड, महाराष्ट्र, कहीं के भी चुनाव की बात की जाए, उनके पास एक ही नैरेटिव था, कोई और नैरेटिव नहीं बचा। नहीं, देखिए, एक मुद्दा कह लीजिए, एक नैरेटिव कह लीजिए, या कह लीजिए कि बार बार वही राग अलाप रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ नेगेटिव नैरेटिव ऐसे होते हैं, जिंदा रहने के लिए हमें बार बार सांस लेनी पड़ती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आज हम सांस ले लें, कल कुछ और ले लें, परसों कुछ और ले लें। सांस लेना जरूरी है क्योंकि हमें जिंदा रहना है। तो जो संविधान इस देश की आत्मा है, संविधान इस देश की ऑक्सीजन है, तो वो तो जरूरी है, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। हमारा मुद्दा चुनाव के लिए नहीं होता, हमारा मुद्दा संविधान की रक्षा के लिए होता है। तो हमें गर्व है कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिस पार्टी का नेता दिन रात इस देश की आत्मा को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। और संविधान क्या है, संविधान की मूल भावना क्या है, आप बता दीजिए। मूल भावना यही कि न्याय और अधिकार सभी के लिए एक समान होने चाहिए, सभी को सामाजिक रूप से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। तो ये आवाज उठाना कहां से गड़बड़ी है भैया? हम पूछते हैं, भारतीय जनता पार्टी क्यों संविधान को खत्म करना चाहती है, बता दे। भारतीय जनता पार्टी जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती, बता दे। इन्होंने क्या नहीं, इन्होंने अनेकों अपने इंडिकेशन दे दिए कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात आप सोचिए कि भारतीय, मतलब ये प्रधानमंत्री मोदी जी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष जो है विवेक देवराय जी ने 15 अगस्त को ही उनका लेख छपता है, जिसमें लिखा है 2045 के लिए नए संविधान की आवश्यकता है, इस संविधान को बदल देना चाहिए। संघ प्रमुख जी ने कई बार इंडिकेशन दे दिया कि संविधान को बदल देना चाहिए। वो संविधान को क्यों बदलना चाहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जवाब दे दे, उसका जवाब नहीं देंगे, घुमा फिरा के बात करेंगे। हम तो संविधान की रक्षा करने के लिए हमने जो कहा है सो किया है। तेलंगाना में हमने जातिगत जनगणना चालू कर दी है और बाकी जिस स्टेट में कांग्रेस की सरकार आएगी वहां पे हम जातिगत जनगणना
करेंगे और हर व्यक्ति को उसका हक अधिकार दिलाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी संविधान क्यों खतरे में हम बोलते हैं? इसलिए खतरे में कि यहाँ किसान स्वतंत्र रूप से अपनी बात नहीं कर सकता। अपने संवैधानिक अधिकार जो मिले थे उन अधिकारों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से दिल्ली के सड़कों पर बैठा था। लेकिन ये तानाशाही के संविधान से इस देश को चलाना चाहते तो 750 किसान शहीद हो गए। यहाँ व्यापम घोटाला हो गया। अनेक किसानों की खाद दुगनी नहीं मिल पा रही है, लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा। ये संविधान की रक्षा करते हैं। संविधान में जब सबको बराबरी का अधिकार है तो क्यों ऐसी दुविधा वाली बातें हैं? क्यों इस टाइप की बातें हो रही है? अगर संविधान को खत्म, तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि संविधान को क्यों बदलना चाहते हैं, क्यों खत्म करना चाहते हैं और जातिगत जनगणना कराने से क्यों भाग रहे हैं? ठीक है, इसका जवाब हम प्रसाद सिंह जैसे ही ले लेंगे। दिव्या जी, कुछ आंकड़े हैं। संविधान ऑक्सीजन है और रक्षा कर रहे हैं। ये ऐसी रक्षा कर रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने 16 बार संविधान को बदला, इंदिरा गांधी जी ने 31 बार बदला, राजीव गांधी जी ने 11 बार बदला और मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी जी ने 6 बार बदला। हमने आज तक क्या बदलाव किया भाई बता दें? एक बदलाव नहीं किया। 84 बार इन्होंने चुनी हुई सरकारें गिराई, हमने कितनी गिराई? 0। संविधान का रक्षक कौन है? ये भारत देश की जनता अच्छे से समझ रही है, इसीलिए लगातार बार बार हमको चुन रही है। इनका दूसरा बात आती है जातिगत जनगणना, फलना डिकना, ये वो। अरे भाई, मुसलमानों में भी तो जाति है, सिया सुन्नी है। उसकी बात क्यों नहीं करते आपके राहुल बाबा? वो इसलिए नहीं करते कि वो उनका वोट बैंक है। हिंदू को जाति में बांटकर आपस में लड़वा कर ये इस देश में सिविल वॉर स्थापित करना चाहते हैं। इनके लीडर कह चुके हैं कि बांग्लादेश जैसी स्थिति ये भारत में करना चाहते हैं। दिव्या जी, मुझे और थोड़ा सा समय दीजिएगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये कांग्रेस पार्टी और उनके नेता और उनके सारे कार्यकर्ता और ये जो सचिव जी बैठे हैं, ये सब एक प्रोपोगंडा के हिस्से के अंतर्गत, एक टूल किट के हिस्से के अंतर्गत कार्य कर इस देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं। इन्हीं के राहुल बाबा बहुत स्पष्ट रूप से कह चुके हैं, केरोसिन छिड़का जा चुका है, बस आग लगाने की देर है। ये जातिगत गणना उसी के अंतर्गत है। मैं पवन पटेल जी से पूछना चाहता हूं कि हमने जातिगत जनगणना का विरोध किया। जो इंदिरा गांधी जी ये कहती थी जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर, आज इनके राहुल बाबा को जाति कहां से याद आ गई? यही राहुल बाबा आज से 5-7 साल पहले जाति की बात नहीं करते थे, विकास की बात करते थे। लेकिन मैं तो वही बेसिक सवाल पूछता हूं, कर्नाटक में ये लोग कह रहे हैं कि हमने तैयारी कर ली है, कर्नाटक में विरोध हो रहा है, चालू कर दिया, तेलंगाना में झूठ बोल रहे हैं, हिमाचल में काहे नहीं कराते? जहां जहां सरकार में है वहां पर करा के लागू करिए ना। ठीक है, पवन जी से पूछ लेंगे। पवन जी, आप ठीक है, सिर्फ बरगला रहे हैं इस देश के जनमानस को। ठीक है ब्रजराज जी, पवन जी से इसका जवाब ले लेंगे। पवन जी, अभी भी वक्त है, सुधर जाइए। दिव्या जी, 1 मिनट, अभी भी वक्त है, पवन जी सुधर जाइए। ठीक है ब्रजराज जी, लगाने का काम आपके लोग कर रहे हैं, वो आग आपके घर तक भी आएगी। महाराष्ट्र चुनाव और हरियाणा चुनाव इस बात। ठीक है ब्रजराज जी, पवन जी से इसे लेकर जवाब ले लेंगे। पवन जी, सोच को नकार दिया गया है। ठीक है ब्रजराज जी, पवन जी से इसे लेकर जवाब ले लेंगे। पवन जी, ब्रजराज बाबा, तुम सुधर जाओ। झूठ का कितना करोगे? 53 साल तक। सुनो भाई साहब, सुन लो मेरी बात। पवन जी, ब्रजराज जी एक एक करके पक्ष रखें। पवन जी, अभी ब्रजराज जी ने कहा था संविधान का रक्षक कौन है ये पता है। अगर संविधान का रक्षक बीजेपी नहीं होती तो जनता उन्हें बार बार नहीं चुनती। हम बता रहे हैं ना। देखिए, जिस देश में दलितों के ऊपर अत्याचार हो, दलितों के मुंह पर पेशाब कर दिया जाता हो, वहां संविधान की बात करते हैं। 53 साल तक झंडे को बहिष्कार किया इनके मुख्यालय नागपुर में। बताएं क्यों 53 साल तक झंडा नहीं फहराया? संविधान की बात करते हैं क्या? 53 साल तक अपने मुख्यालय में इन्होंने झंडा नहीं फहराया। बाबा साहब, लेकिन देखा जाए पवन जी, महाराष्ट्र में जीत तो बीजेपी की हुई ना। ठीक है ब्रजराज जी, पवन जी को पहले अपना पक्ष रखेंगे। आपको डिबेट करना हुआ करे चुपचाप करिए, मेरे साथ डिबेट करिए। तो जब मेरी बारी आई आप सुनिए। समय व्यर्थ करने से मना करिए इनको।
ब्रजराज जी, जबरदस्ती पवन बात जी, कर रहे हैं, एक-एक जबरदस्ती कर मेरी बारी में अपना क्यों पक्ष बोल रहे हैं आप? रखिए। ठीक है पवन जी, अभी आप बात कर मेरा रहे हैं बोलने का महाराष्ट्र मतलब की। ये है, देखिए मेरा बोलने का मतलब ये है, मैंने संविधान को खतरे में कहां पे है मैंने उसका प्रूफ कर दिया। 750 किसान क्यों शहीद हो गए, क्यों हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, क्यों हमारा अडानी की बात करते, अडानी की बात ने पूरी दुनिया, हमारी तेलंगाना सरकार ने 100 करोड़ का जो डोनेशन अडानी ने दिया था उसको वापस कर दिया। लेकिन अडानी के बॉडी भारतीय जनता पार्टी, पूरे देश वाले उसके ऊपर बैन लगा रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग उनके प्रवक्ता बनकर उनकी रक्षा कर रहे हैं। इस तरह का संविधान बचाएंगे, इस तरह संविधान को बचाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का ये झूठ और अडानी फरेब के है, मुद्दे जो पर आम फिर मैं जनता बोलना के शुरू सामने करूंगा इनका तो माइक चुप बंद नहीं कर रहूंगा। दीजिए। इनकी आदत है, दिव्या ये चुप जी, नहीं रहेंगे। ठीक है, इनको ठीक है, चलिए। प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए समय मत दीजिए। देवदत्त जी का इनका रुक बंद करिए ठीक ऐसे है, लोगों का। ठीक है ये ब्रजराज जी, साथ में पवन बोलते जी, जाएंगे ताकि हमारी बात क्लियर बात कही जाए ना, साथ में बोलते जाएंगे इनका। चलिए ठीक है, ठीक अरे है झूठ को कब तक सुनेंगे और कब तक अरे झूठ बंद बोलते करिए रहोगे माइक पवन इनका, जी? ऐसे लोगों का अपने बंद करिए अंदर माइक। झांक पवन कर जब जी, दूसरे की बारी में जितनी बोलते बातें हैं, आपने करी है झूठ करिए। जब मेरी बात चल रही है आप चुपचाप मेरी बात सुनिए, जब आपकी बारी तो आप बात करिए। संविधान किसने बदला? नेहरू जी ने बदला। ठीक है, 16 बार। संविधान जहां पे चर्चा को जारी जरूरत रखेंगे। होती है, वहां जाता है। संविधान को अपने फायदे के लिए ठीक है, बदल ठीक है, सकते हो। एक एक कर करके अपना पक्ष रखिए ना, एक एक कर करके आप शोर नहीं करना है। डेवलपमेंट के लिए होता है। आपने किसका पवन जी, एक एक कर करके, पवन जी, ब्रजराज जी, इनको यही बात समझ में आती है, इनको यही बात समझ में आती है। मेरा सवाल देवदत्त जी आपसे ही है कि देखा जाए तो अभी चुनाव हुए हैं, झारखंड में भी चुनाव हुए और महाराष्ट्र में भी चुनाव हुए और यूपी को भी काउंट कर लेते हैं क्योंकि यूपी के भी 9 सीटों पर चुनाव हुए। तो आपसे जानना चाहेंगे कि जो नैरेटिव है राहुल गांधी का, जातिगत जनगणना संविधान पर खतरा, क्या लग रहा है, ये फेल हो रहा है या मतलब इसके ये कितना सक्सेस हो रहा है ये? देखिए, किसी एक मुद्दे से चुनावी जीत हार नहीं होती है। चुनाव में बहुत सारी चीजें होती हैं। आपका संगठन कितना मजबूत है, बूथ स्तर पर आपका कार्यकर्ता कैसा है, मुद्दे क्या है, नेता क्या है, प्रबंधन क्या है। अब तो बहुत मैनेजमेंट के चुनाव हो गए हैं, तो इसलिए किसी एक बात पर तो नहीं हो सकता। लेकिन ये जरूर है कि जो मुद्दे दोनों गठबंधन अलग अलग उठा रहे थे, तो जिसकी जीत होगी ये माना जाएगा कि उसके मुद्दों को स्वीकृति मिली है कि कटोगे तो बटोगे, एक रहोगे सेफ रहो को स्वीकृति मिली है, और जाति जनगणना को लोगों ने नकार दिया। लेकिन झारखंड में वही फिर उल्टा हो रहा है। वहाँ इस मुद्दे को आप कहेंगे कि इसको सफलता मिली, एक रहोगे सेफ रहोगे को नहीं मिली। तो ये तो बहुत सारा चीजें मिलकर ये चुनाव परिणाम आते हैं। तो इस तरह से, लेकिन राजनीतिक दलों को जो परिणाम आए उनमें चिंतन करने का तो यही विषय है कि आत्मचिंतन करें कि पूरे देश में एक साथ सफलता नहीं मिली है, अलग अलग मिली। और मतदाता की देखें तो उसे सत्ताधारी दल को जिताया। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा को, महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन महायुति को, उत्तर प्रदेश में सरकार में दल है उसकी अधिकतम सीटें जीती, मध्य प्रदेश में एक सीटें जीत ली। तो चुनाव बड़े वैज्ञानिक हो गए हैं। अब वैसे सामान्य चुनाव नहीं रहे जो आजादी के बाद थे। कभी एक लहर में चुनाव हो जाते थे, कभी सहानुभूति पे लहर, कभी प्याज पे चुनाव, कभी महंगाई पे चुनाव। लेकिन अब तो बहुत बूथ स्तर पर जमावट, मैनेजमेंट, कार्यकर्ता, सब कुछ हाईटेक हुए चुनाव। सोशल मीडिया पर चुनाव लड़े जाते हैं आकाश में, तो जमीन पे कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। तो अब आप एक किसी कारण को जीत हार का कारण नहीं बता सकते। बहुत कुछ मिला के, जैसे आप क्रिकेट में कहेंगे जिसकी बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब कुछ अच्छा होगा वही मैच जीतता है, ऐसे ही अब चुनाव में हो गया है। लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि दलों के लिए खुद के लिए तय करना है कि उन्होंने किस राज्य में किस मुद्दे को उठाया, कैसा उन्होंने किस सीट पे कैसा टिकट दिया है। क्योंकि इन उपचुनाव में तो पूरे देश की लगभग कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल सबसे थोड़े थोड़े सीटों के रिजल्ट आए हैं और 2 बड़े राज्यों के चुनाव हुए। तो सबकी जब समग्र समीक्षा करेंगे राजनीति, तब उनको समझ में आएगा कि केवल मुद्दे हवा में फेंक देने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए बहुत प्रयास करने पड़ते और एक दिन में कोई मतदाता माहौल नहीं बनाता। इसके लिए बहुत लंबा अरसा लगता है। और आजकल जो चुनावी आकर्षक वादे होते हैं वो भी बड़े महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में लाडली बहना और अभी महाराष्ट्र में भी लड़की बहना को जो समर्थन की बात आ रही है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और इन सब दलों को समझना पड़ेगा
कि जीत के लिए हम सब कुछ तो करें, लेकिन व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश की भावना भी सामने रखें। जी चलिए ठीक है, ब्रजराज जी से प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे इसे लेकर। ब्रजराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि संविधान पर खतरे का नैरेटिव जो है राहुल गांधी का, और बात करें जातिगत जनगणना की, आपके लिए कितनी बड़ी चुनौती लगता है ये दोनों नैरेटिव? दिव्या जी, देवीदत्त जी ने बहुत ही सरलता से बहुत सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं कि, और 2-3 चुनावों ने ये और स्पष्ट कर दिया है कि किस तरह से इनके ये जो नैरेटिव हैं ये फुस्सी बम है। अब आप समझने का प्रयास कीजिए दिव्या जी, हरियाणा एक बहुत बड़ा राज्य था, महाराष्ट्र उससे भी बड़ा राज्य था। वहां पर हमारी नीतियों की, हमारी नियत की और हमारे नेतृत्व की जीत हुई है। हमने तो झारखंड में चुनाव हारने के बाद ये नहीं कहा कि वहां पर ईवीएम ने, सत्ताधारी दल चुनाव लड़ रहा था, हमने ना उस पे इल्जाम लगाए, ना इलेक्शन कमीशन पे लगाए, ना ईवीएम पे लगाए। हार स्वीकार की, जबकि हमारा वहां पे वोटिंग परसेंटेज 33% से ऊपर है, उसके बाद हमारी सीटें कम आई हैं। ये अनर्गल, मैं फिर से कह रहा हूं दिव्या जी, इनका जो ये नैरेटिव ये सिर्फ एक टूल किट का हिस्सा है। ये जॉर्ज सोरोस के सिपाही हैं, जिस जॉर्ज सोरोस ने बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन करा के बांग्लादेश को आज एक सिविल वॉर में धकेल दिया है। वहां 10% हिंदू मरने को, एक सेकंड दिव्या जी, पूरी बात पूरी जी, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, ये भी तो नारा आपने दिया ना, कहीं ना कहीं चुनौती से। क्या गलत है? क्या गलत है इस नारे में? क्या गलत है? कोई गलत नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक चुनौती लगा, तभी तो आपने ये नारा दिया। हम नहीं दिव्या जी, हम एकता की बात कर रहे हैं, इकट्ठे रहो, एकत्रित रहो। विदेश में जब ये नारा चलता है, यूनाइटेड वी लिव, डिवाइडेड वी आर डन, उसमें किसी को आपत्ति नहीं होती है। अल्लाहू अकबर पे किसी को आपत्ति नहीं होती है, जय श्री राम पे आपत्ति होती है, नाराय तकबीर पे किसी को आपत्ति नहीं होती है, बटोगे कटोगे पे आपत्ति है। एक है तो सेफ है, बहुत सिंपल सा है। एकत्रित रहिए, संगठित रहिए, संघ शक्ति कलियोगे, लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कह दी कि इनका नैरेटिव कितना काम कर रहा है। देख लीजिए, शरद पवार स्पष्ट कह रहे हैं, भाई आपको एनडीए को, वो आप क्या बोलते हैं, महाअघाड़ी को 20 में से जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं उसमें 18 सीटें जीते हैं। ये बताता है कि मुस्लिम तुष्टिकरण किस हद तक करते रहे हैं लोग। तो अब कांग्रेस को मुस्लिम लीग कहने लगे हैं। वक्फ बोर्ड पे हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जाते जाते इनकी सरकारें किस तरह की प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड में डालने जा रही थी। आज ये वक्फ बोर्ड पे कुछ नहीं कह पाते, जो इतने विलेजेस को, इतने गांवों को, इतनी जमीनों को, इतने मंदिरों को हत्या रहे हैं। ठीक है ब्रजराज जी, इसका जवाब पवन जी से ले लेंगे। दिव्या जी, ये प्रोपोगंडा के हिस्सा हैं, समझिए। ये सिर्फ इस देश में आग लगाने का कार्य कर रहे हैं, और कांग्रेस वालों, ये आग आपके घर तक भी आएगी, जैसे मोपला में आई थी। ठीक है, पवन जी से इसका जवाब ले लेंगे। देखिए, ये तो बटोगे तो कटोगे का नारा दे देंगे, पढ़ोगे तो बढ़ोगे का नारा नहीं दे सकती। भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। सबका ये अभी इनको ब्रजराज जी, पवन जी को पहले अपना पक्ष रख लेने दीजिए। इनको अभी ये नहीं पता कि तेलंगाना में जातिगत जनगणना चालू कर दी गई है। इनको जानकारी के लिए बता दीजिएगा कि चालू हो चुकी। जो बोल रहे हैं कि जहां सरकार नहीं वहां नहीं, जो राग अलाप रहे हैं ना, ये इनका ये है। आज तक की सबसे बेहतरीन जीत इनको मिली है महाराष्ट्र में। क्यों मिल गई भैया? अभी 6 महीने पहले तुम्हारी हाल थी टाटा फिश, अभी क्या चमत्कार कर दिया बता दो भैया। आपने कौन सा ऐसा चमत्कार कर दिया? कौन सी ऐसी घोषणा कर दी आपने? लेकिन महाराष्ट्र में जीत तो हासिल हुई है ना बीजेपी को। जीत तो हासिल हुई है, मैकेनिज्म और मैनिपुलेटिंग की जीत है, मैनेजमेंट की जीत है। वही तो मैं बोल रहा हूँ। एक कारण तो गिना दें, एक कारण गिना दे। अभी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता एक कारण नहीं बनाएगा। मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 सबसे ज्यादा बातों को प्रचारित और प्रसारित किया, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार महाझूठों की सरकार। महंगाई का आलम क्या है? महंगाई चुप रही है, बेरोजगार हर साल हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का झूठा वादा हमारे देश का प्रधानमंत्री करता है और कहता है जाके पकौड़े तलो, इसलिए जीत गए। 750 किसान शहीद हो गए, इसलिए जीत गए। अडानी और अंबानी के कारण जीता है, जो इनके महामंत्री के राष्ट्रीय महामंत्री पैसे बांट रहे थे। पैसे दो वोट लो, पैसे दो वोट लो, इस तरह की नौटंकी के कारण ये लोग जीते। जो मैनेजमेंट, ऐसे लोग, 2-4 लोग का मैं इंटरव्यू देखा, बोला भैया मैंने तो अपना वोट अपने ही को दिया है, लेकिन
मतलब ईवीएम जादुई मशीन, जैसे जादुई शरद चलिए ठीक पवार है, अजीत बृजराज जी पवार से को इस का धोखे जवाब ले कर दिया लेंगे। था, बृजराज जी, उसका पवन जी 0 फिर वोट तक ईवीएम नहीं की मिला। बात उठा रहे तो हैं। भारतीय जनता पार्टी का मैं तो ये निवेदन करता हूँ, ये बता दे कि क्यों जीते हैं। ठीक है, इसका ठीक है। कारण नहीं बता पाएंगे हम तो। खुला डंके की चोट पर पहले राहुल मैं- गांधी जी ने हाँ अभी ठीक कहा, है, हम ठीक है कहते सर, हैं कि ठीक है जातिगत जनगणना पवन जी, हम पवन जी कराएंगे और संविधान की रक्षा हम करेंगे। ठीक है। पहले मैं ईवीएम पे कहता हूं दिव्या जी, हाँ। कि एलन मस्क का नाम आप सबने सुना होगा, ट्विटर के मालिक हैं और राइट हैंड है आजकल डोनाल्ड ट्रम्प के। उन्होंने एक ट्वीट किया कि ईवीएम हैकेबल हैं, तो माननीय लोगों ने उसको उठा लिया और पूरे टाइम वही गाते रहे। अभी उनने 2 दिन पहले कहा है कि भारत की चुनाव व्यवस्था और ईवीएम व्यवस्था इतनी अच्छी है कि भाई उन्होंने अपने इतने वोट इतने दिन में ही काउंट कर लिए, लेकिन कैलिफोर्निया अभी तक अपने वोट काउंट नहीं कर पाया। बैलेट पेपर से चुनाव ये इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि धांधली है। ईवीएम इनके कार्यकाल में आई, इनके ही चुनाव आयुक्तों ने लागू किया, ईवीएम के चैलेंज हो चुके हैं। चुनावी व्यवस्था में पवन पटेल जी भी जानते हैं कि कितने लोग लगे रहते हैं। देवी दत्त जी से पूछ लीजिए, क्या चुनावी प्रक्रिया में कोई झोल हो सकता है? क्या नहीं हो सकता। हम हारते हैं, 240 आई तो हमने नहीं कहा ईवीएम हैक हो गई या चुनाव आयोग ने हमारा साथ नहीं दिया। लेकिन अब दूसरी बात मैं फिर से कह रहा हूं दिव्या जी, इसके मूल में सिर्फ एक ही बात है कि ये जनमानस के अंतर मन में कंफ्यूजन पैदा करना चाहते हैं और जो केरोसिन छिड़का है उसमें आग लगाना चाहते हैं। ईवीएम भी उसी का हिस्सा है, जातिगत झंडा भी उसी का हिस्सा है। मैं इनको चुनौती देता हूं कि राहुल गांधी जी मंच से कभी मुस्लिम जातिगत जनगणना की बात भी कर लें कि क्या उसमें अगाड़े पिछाड़े नहीं है, क्या उसमें अमीर गरीब नहीं है। और जब कानून ने ये घोषणा दे दी, ठीक है बृजराज जी, पवन जी चलिए ठीक है, अंतिम प्रतिक्रिया देवदत्त जी के ले लेंगे। देवदत्त जी, देखा जाए तो जो सहयोगी दल है, कांग्रेस के सहयोगी दल है, चाहे वो बात करें अगर झारखंड चुनाव की, तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन भी कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आ रहा है कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ते या फिर ये सहयोगी, ये साथ में ये गठबंधन नहीं होता तो उनके ज्यादा सीट आती। और अगर उधर ममता बनर्जी की बात की जाए, टीएमसी, तो हालांकि टीएमसी को लेकर भी लीडर ऑफ अपोजिशन की बात अगर की जाए तो वो जो पद है उसके लिए भी बातें उठने लग गई हैं। तो क्या लग रहा है जिस तरह से किनारा किया जा रहा है आप कांग्रेस को इस गठबंधन से, तो क्या छोटी सी बात, रिजल्ट होगा? एक छोटी सी बात 30 सेकंड की। पवन जी, आपकी पार्टी जो है ना, बृजराज जी देवदत्त जी को जवाब देने दीजिए। पवन जी, ईवीएम बंद करा के चुनाव करा लीजिए, देख लीजिए दम है तो जीत। ठीक है पवन जी, बृजराज जी, देवदत्त जी को जवाब देने दीजिए। विश्वास है, नंबर 1 की झूठी पार्टी भारतीय जनता पार्टी झूठ और फरेब फैलाती है। चुनाव का जहां ईवीएम से जीत के रिजाइन करिए। वही तो बोले, पवन जी, बृजराज जी, देवदत्त जी से जवाब ले लें क्या? उनको चुप करिए, मैंने शुरू नहीं ठीक किया, है, उन्होंने दोनों चुप हो जाइए। लोगों को यही समझ में आता है। देवदत्त जी जवाब दे देखिए, दीजिए। जिस तरह से वो था ना कि दुख के सुख के सब साथी, दुख का न कोई, ऐसे जीत के सब साथी, हार का कोई नहीं होता। क्योंकि हार तो किसी को पसंद ही नहीं है जीवन में, हार, जबकि हार कई बार सबक सिखाती है। लेकिन कैसे भी हमें जीतना है, साम दाम दंड भेद, जीत के प्रति सबकी चाहत इस कदर बढ़ गई है। और तो उसमें कई बार दल भी उसी का साथ देते हैं जो जीतने वाला दल होता है कि कुछ उसके साथ वोट मिल जाए वो जीत गए। आप देखो महाराष्ट्र में असली शिवसेना नकली शिवसेना की लड़ाई थी, जो भाजपा के साथ थी, अब वो असली शिवसेना जीत गई। ऐसे एनसीपी का हुआ जो भाजपा के साथ हुई। अब चुनावी जीत को ही सब कुछ मान लिया गया है, आप सफलता ही सब कुछ मान लिए। तो ऐसे नैरेटिव जैसे बनते हैं, वैसा ही सहयोगी दल भी, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई भी राज्य हो और देश का पूरा मामला हो, सब जीत के साथ रहना चाहते हैं। कि इसके जो ओपिनियन पोल आते हैं, पहले से जो सर्वे आते हैं, उसी आधार पर लोग लास्ट में भी गठबंधन। जी देवदत्त जी, तो बात सिर्फ इतनी सी है कि सब जीत के साथ ही रहना चाहते हैं। फिलहाल समय की कमी होने के चलते इस चर्चा को ही रोकना चाहेंगे। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो संविधान दिवस के अवसर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को लेकर मुद्दा उठाया और संविधान पर भी खतरा बताया। तो देखने वाली बात होगी कि राहुल गांधी और कांग्रेस को जातिगत जनगणना की ये मांग और संविधान रक्षा की दुहाई, ये कार्ड कब तक काम करता है। आईएनए एनालिसिस में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहे IND24। नमस्कार।